Welcome students once again. I am Pankaj Dubey from Sanskar Valley Academy Masora, presenting before you the lecture of Biology Chapter 1 Life Process, topic Types of Respiration. But in my last video I introduced to you what is respiration. I have given the introduction. Respiration क्या होता है उसको मैंने पूरा completely बता दिया था. इसमें क्या होता है, इट्स द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन और बर्निंग ऑफ फूड टू गिव और टू रिलीज एनर्जी. अब ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, बर्निंग ऑफ फूड है, ये किस तरीके से होता है और कितने टाइप का होता है? तो ये दो टाइप में होता है, रेस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक. तो पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन को समझते हैं. द रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा रेस्पिरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, और बिना ऑक्सीजन के वो नहीं होगा. लाइक ऑल हायर एनिमल्स लाइक अस ऑल्सो, वी ऑल्सो परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक का मतलब है, एरोबिक का मतलब है समथिंग रिलेटेड विद ऑक्सीजन ओनली. तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. एंड दिस प्रोसेस इज एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, एंड एट द एंड इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो ऑल हायर एनिमल्स, क्योंकि हम लोग हायर एनिमल्स हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, हम लोगों को पढ़ना है, कुछ भी करना है, लाइफ प्रोसेस अंदर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है, सबके लिए एनर्जी चाहिए. तो दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली. तो हम अब एरोबिक रेस्पिरेशन की थोड़ा इक्वेशन किस तरीके से ये होता है इसको देखते हैं. सबसे पहले हमने लिया ग्लूकोज. ये हमारा सबस्ट्रेट है, फूड है जो हमने खाया है, जो हमारी बॉडी में है. इस फूड का क्या होगा, in cytoplasm of the cell glucose will get broken down, and breakdown of glucose is known as glycolysis. ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है, one molecule of glucose break down into two molecules of pyruvic acid or pyruvate. इसी को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. मीन्स breakdown of glucose into pyruvic acid, that is called glycolysis. कोई भी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो, whether एरोबिक और एनारोबिक, ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस तो होगी ही होगी. यानी पायरुविक एसिड और पायरुवेट यहाँ तक कॉमन है, यहाँ तक तो बनेगा ही बनेगा. अब इसके आगे क्या होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट वी हैव टू सी. इसके आगे कंडीशन लगेगी. तो यहाँ तक क्या हुआ, ये कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड और पायरुवेट बन गए. एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया था, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बने. अब इसके बाद कंडीशन आती है, बट वी आर डीलिंग विद एरोबिक रेस्पिरेशन. क्योंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. कि हम इसको किसकी प्रेजेंस में देख रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. बिकॉज मैं एरोबिक रेस्पिरेशन आपको बता रहा हूँ. क्या बनेगा, CO2 H2O प्लस 38 ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 molecules of adenosine triphosphate. And this is what the energy is all about. All energy which we get from respiration is actually stored in this molecule, in this compound, in adenosine triphosphate. तो जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो इसी में स्टोर हो जाती है. और इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं, देख रहे कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस, टू रिलीज 38 ATP. और यही है एरोबिक रेस्पिरेशन. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑल हायर, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, दे everything in this world, they perform, except few bacteria and fungi, the rest all organisms perform this kind of respiration, which is called aerobic respiration. It occurs in the presence of oxygen, and because oxygen is present, there is a complete breakdown of food to release energy. So this was all, and this process up till here ग्लाइकोलिसिस तो हुआ था साइटोप्लाज्म में यहाँ तक, लेकिन पायरुविक एसिड से ये बनना, ये आगे का रिएक्शन कहाँ होगा,
इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। ये इतना रिएक्शन ग्लूकोज से ये बनना पायरुविक एसिड ये साइटोप्लाज्म में होगा। इसके आगे अगर क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आगे का रिएक्शन फिर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। तो ये दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस, बिकॉज ये जो पावर, ये जो एनर्जी मिल रही है, ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज कमिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली। तो ये ऑल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है आगे वाली, इसी को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन। अब हम बात कर लें एनारोबिक की। सो व्हाट चेंजेस वी विल सी, अगर हम एनारोबिक की बात करें, व्हाट डिफरेंस यू विल गेट, दैट इज कुछ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट यू विल गेट। अब आप देखिए क्या बना, ये एनारोबिक की बन गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ यहाँ पर चेंज आया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट एंड इट अकर्स इन ईस्ट एंड फ्यू बैक्टीरिया। ये कुछ बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये वाला रेस्पिरेशन होता है, जिसके लिए उनको फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। फूड इज ऑक्सीडाइज्ड और ब्रोकन डाउन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्योंकि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड ऑक्सीडाइज हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो हुआ ही नहीं होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए खूब सारी ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर खूब सारे एटीपी बनते, 38 एटीपी बनते, लेकिन ये तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो केवल कितने एटीपी बने, 2 एटीपी। इन दिस फूड इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इसमें फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और एक और खास चीज़ जो इसमें बन रही है वो है C2H5OH, इथाइल एल्कोहल, और इस या हम कह सकते हैं कि इसमें किसका प्रोडक्शन हो रहा है, एथेनॉल। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है C2H5OH, इसे हम कहते हैं एथेनॉल। एथेनॉल IUPAC नेम है, इसको इथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है। और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, फर्मेंटेशन। एंड बाय यूजिंग दिस रिएक्शन ओनली, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन ओनली, ऑल एल्कोहल एंड ऑल ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस आर प्रिपेयर्ड। तो क्या किया जाता है, आप वो लोग जो बनाते हैं, ईस्ट ले लें, ईस्ट और कोई भी शुगर का कंपाउंड ले लें जिसमें शुगर हो, और उसको टेस्ट ट्यूब या किसी भी फ्लास्क में डालकर अगर आप उसमें ईस्ट डाल के उसको बंद कर दें, तो आप कुछ घंटों बाद उसको खोलें, then you will get the characteristic smell of this compound ethyl alcohol, और केवल 2 ATP, but because this reaction occurs in bacteria or fungi, so 2 ATP is enough for them। ये 2 ATP से भी इनका काम चल जाता है, बिकॉज बैक्टीरिया और फंजाई, ये ईस्ट, ये यूनिसेलुलर है। तो ये हो गया किसकी रिएक्शन, ये हो गई किसकी, और एक खास बात, एनारोबिक में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। एरोबिक में क्या था, एरोबिक में इतना तो साइटोप्लाज्म में हो रहा था, आगे वाला कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन एनारोबिक में पूरा का पूरा ही रिएक्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। इस पे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई काम नहीं है। तो ये थी एनारोबिक के बारे में बात अपन ने करी। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। आफ्टर डूइंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज, कई बार बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद हम भाग के आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे पैरों में और यहाँ वहाँ बॉडी में दर्द होने लगता है। ये आपने नोटिस किया होगा। तो ये जो दर्द होने लगता है, मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। क्रैम्प किस लिए आ गया, क्योंकि यही चीज़ है, लेकिन अब उसमें लेकिन प्रोडक्ट ये नहीं है, इसमें प्रोडक्ट ये नहीं बनता, उसमें बनने लगती है CO2 लैक्टिक एसिड। यानी हमारी मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इससे पहले वाला जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो मैंने बात करी वो ईस्ट और बैक्टीरिया में बात करी, लेकिन ये तो अपनी मसल्स में होता है।
और अपनी मसल्स में कब होता है, जैसे मान लो कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है, उस पर लगातार कोई बहुत सारे जीरे हैं, हम लगातार चढ़े जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, या मैराथन की लंबी रेस भाग रहे हैं, कुछ देर बाद हम हाफने लगेंगे, पैरों में बहुत भयंकर दर्द होगा और हम वहीं पर लेट जाएंगे। क्यों? हमारी मसल्स में, क्योंकि हमारा ब्लड उतनी ऑक्सीजन लेकर नहीं जा पा रहा जितनी ऑक्सीजन लेकर जानी चाहिए, जितनी बॉडी की डिमांड है। नतीजा क्या है, हम हाफने लगते हैं और एनारोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है एक कंडीशन के बाद, और हमारी बॉडी में क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड। और कितने एटीपी बनते हैं फिर? केवल 2 एटीपी। अब कहाँ 38 एटीपी 38 एटीपी बन रहे थे और कहाँ 2 एटीपी बन रहे हैं, आप समझ लीजिए कितनी कम एनर्जी हमें मिलती है। तो ये केवल इंसानों में नहीं, ये सभी हायर एनिमल्स में, सब में ये कंडीशन आती है, ये मसल सेल्स में होता है। तो आज हमने पूरा ये टाइप अभी देखा। अब इसके बाद जो अगली हेडिंग मुझे बतानी है, ये जो मैंने आपको बताया ये था टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। अब थोड़ी बहुत बात कर ले रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे रिस्पायरेशन, उसके बाद रिस्पायरेशन इन एनिमल्स पर आएंगे। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स किस तरीके से रिस्पायरेशन करता है? प्लांट्स में हर एक हिस्सा, उसका हर एक पार्ट अपने अपने रिस्पायरेशन के लिए खुद जिम्मेदार है। बड़े एनिमल्स में, अपन लोगों में क्या होता है, हमारी बॉडी में लंग्स, नोज ये सब इन्वॉल्व है, हमारी बॉडी एक यूनिट की तरह काम करती है। लेकिन प्लांट की बॉडी एक यूनिट की तरह काम नहीं करती। प्लांट में रूट्स में अलग रिस्पायरेशन होता है, उनकी स्टेम में अलग होता है, और उनकी लीफ में अलग रिस्पायरेशन होता है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है, एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में होल ऑर्गन, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम वर्क एज अ सिंगल यूनिट, लेकिन इनमें अलग है। अब हम देख लें किस तरीके से रूट में, स्टेम में और लीफ में किस किस तरीके से होता है रेस्पिरेशन। मतलब पहले हम रूट्स की बात कर रहे हैं। रूट में आपको मालूम होगा बहुत फाइन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं रूट हेयर्स। आपको मालूम है सॉइल पार्टिकल्स, मिट्टी के कणों के बीच में ऑक्सीजन भी होती है, वाटर भी होता है, और इस रूट हेयर से बहुत छोटे छोटे पोर्स मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद मिलते हैं। तो उन्हीं से हवा, ऑक्सीजन जो मिट्टी में प्रेजेंट, जो सॉइल में प्रेजेंट जो एयर है, वो इन्हीं से डिफ्यूज करके कहाँ आ जाती है, डिफ्यूजन के द्वारा किसके अंदर आ जाती है, रूट्स के अंदर आ जाती है। और रूट्स में ये रूट हेयर हर जगह पाए जाते हैं। तो रूट अपने हिस्से का रेस्पिरेशन अलग करती है, और रूट में रेस्पिरेशन हो गया और अपनी वो जीवित रहती है रूट्स में। अब रूट में, अब हम स्टेम की बात कर लें तो हमने देखा होगा, जब आपने देखा जब प्लांट छोटा रहता है, जब प्लांट छोटा होता है तो उसकी स्टेम भी ग्रीन होती है, तब वहाँ स्टोमेटा पाए जाते हैं, तब वो वहाँ से रेस्पिरेशन करता रहता है। लेकिन जब पेड़ काफ़ी बड़ा और ऊंचा हो जाता है तो उसके ऊपर छाल मिलती है, बार्क मिलता है, और वो डेड सेल्स का होता है। ये स्टेम है, मैं स्टेम में रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, तो स्टेम में वो बार्क के डेड टिश्यू में के ऊपर ही मिलते हैं क्या, लेंटिसेल्स। ये भी ओपनिंग है, ये छोटे छोटे छेद हैं, छोटी छोटी होल्स हैं ये, और इन्हीं होल्स के थ्रू वो अपना स्टेम अपना रेस्पिरेशन कर लेती है। मतलब लेंटिसेल से ऑक्सीजन चली आती है, और जब ये प्लांट छोटा होता है तब इसका ये स्टेम भी ग्रीन रहता है, तब वहाँ पर स्टोमेटा होते हैं, और बाद में लेंटिसेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ भी अपना अलग रेस्पिरेशन कर लेती है। इसमें आपको मालूम है अपर और लोअर दोनों सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज आराम से इनमें भी हो जाता है। तो प्लांट में मैंने बताया कि रूट, स्टेम और लीफ, उसका हर पार्ट अपना अपना अलग अलग रेस्पिरेशन करता है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में एनिमल्स में अगर हमने सांस ली, लंग्स में गई, लंग्स के बाद ब्लड ले जाएगा उसको पूरी बॉडी में। ऐसा नहीं कि हमारे हाथ अलग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, पैर अलग कर रहे हैं, वो अपनी ऑक्सीजन अलग ले रहे हैं, हमारा हाथ ऑक्सीजन अलग ले रहा है, नहीं, हमारा एक ही सिस्टम है। इनमें अलग अलग पार्ट अपना अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को अगर जैसे हमने देखा था, हम इसमें एनिमल्स में, छोटे मोटे एनिमल्स में देख लें, जैसे कि एनिमल्स में अगर हम एक एनिमल की बात करें, एमीबा, एक सेल का होता है ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये किस तरीके से सांस लेता है, ये जनरली वाटर में पाया जाता है। ये करता क्या है, इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जो पानी में, इस सेल मेम्ब्रेन से ही इसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि पानी में मिलता है तो पानी में घुली हुई डिजॉल्व ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाती है, और इसकी बॉडी के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे ओके पानी में घुल जाती है। तो अब एमीबा में कौन है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो एमीबा में उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, एमीबा की सेल मेम्ब्रेन किसकी तरह काम करती है, रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम करती है। अगर हम जैसे छोटे मोटे कीड़े की बात करें, ग्रास तौर पर ये कॉकरोच की बात कर लें, तो इनमें क्या होता है, इनमें इनकी बॉडी के साइड में छोटी छोटी ओपनिंग पाई जाती है,
छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स कहते हैं। ये मैं आपको इंसेक्ट, कॉकरोच या ग्रासहोपर का बता रहा हूँ। स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं और ये स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, अंदर ट्यूब्स, इनमें अंदर ऐसा ट्यूब सिस्टम बना होता है। तो स्पाइरेकल्स से ऑक्सीजन क्या होती है, डिफ्यूजन के द्वारा अंदर चली जाती है, और स्पाइरेकल के जस्ट अंदर इनका ब्लड होता है, ट्रैकियल ट्यूब में, और अंदर इनका ब्लड होता है, तो वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और पूरी बॉडी में फैल जाती है, और इन्हीं छेदों से, इन्हीं ओपनिंग से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर आ जाती है। ऐसे ही अगर हम अर्थवर्म में देख लें रिस्पायरेशन, तो अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म में उसकी स्किन जो होती है, उसकी त्वचा, उसकी स्किन एक्ट करती है रिस्पायरेशन के लिए। उसकी स्किन के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उसकी स्किन भी बहुत पतली, बहुत थिन होती है, तो वो स्किन से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अंदर ब्लड कैपिलरी से खून की नलियाँ हैं, आराम से जैसे ही ऑक्सीजन उसकी स्किन को पार करके अंदर गई, वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, और इन्हीं छेदों से, उसकी स्किन से क्या वो बाहर निकल आती है, CO2 बाहर भी निकल आती है। तो अर्थवर्म में उसकी स्किन, ये इंसेक्ट में, कॉकरोच में इसका ट्रैकियल सिस्टम, इसका स्पाइरेकल और ट्रैकिया, एमीबा में उसका सेल मेम्ब्रेन। अगर हम एक और बात कर लें फिश की भी बात कर लें, तो फिश में क्या पाया जाता है, उनमें अलग ऑर्गन है, उनमें गिल्स पाई जाती हैं, जिन्हें गिल्स कहा जाता है। और मछली, आपने देखा होगा, जो भी पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। हम लोग बड़े एनिमल बड़े आराम से सांस ले लेते हैं, क्योंकि हम अपने जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो आराम से सांस लेते हैं, लंबी सांसें लेते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन पानी में रहने वाले जीव, खासकर मछली, आपने देखा होगा मुँह खोल के जल्दी जल्दी सांस लेती रहती है, क्योंकि इनको पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेनी है, ये एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकती, इसलिए बाहर निकालते ही मर जाती हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से लेने के लिए लंग्स चाहिए, और इनमें लंग्स में गिल पाए जाते हैं, गिल्स। तो अब जैसे आप अभी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेंगे, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा बहुत कम होती है। एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन 21% है, लेकिन पानी में घुली हुई ऑक्सीजन बहुत कम है। अब उस ऑक्सीजन को पानी से निकालना है, तो उसके लिए क्या करती है, पहले मुँह से वो पानी पीती है, पानी पीने के बाद वही पानी कहाँ पहुँचता है, इसके गिल्स में। गिल्स में क्या होता है, गिल्स में ऐसी मशीनरी, ऐसे कुछ इससे खास स्पेशल टिश्यूज पाए जाते हैं, सेल्स पाई जाती हैं, जो गिल्स में से उस घुली हुई ऑक्सीजन को, पानी में से उस घुली हुई ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं, और गिल्स के चारों तरफ क्या होती है, गिल्स के चारों तरफ मिलती है बहुत ही ज़्यादा ब्लड सप्लाई। जैसे ही ऑक्सीजन निकली वो ब्लड में चली गई, और ब्लड उसको पूरी बॉडी में लेके चला गया। तभी उसी वक्त ब्लड एक और चीज़ लेके लौटता है, लौटा हुआ ही होता है, CO2, और वो CO2 अब ऑक्सीजन लिया तो कुछ देगा भी, ऑक्सीजन ले लेता है और उसमें बढ़ उसमें क्या डाल देता है, CO2, और वो CO2 उसी पानी से, उसके गिल्स से ही कहाँ चली जाती है, बाहर। अगली बार सांस लेने के लिए फिर से पानी पीती है, फिर से गिल्स में जाता है, गिल्स में से ऑक्सीजन निकलती है, ब्लड में जाती है, ब्लड में से CO2 गिल्स में आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और गिल्स से ही पानी बाहर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो इनमें गिल्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। तो आपने देख लिया, हमने रिस्पायरेशन प्लांट्स में देखा, और हमने रिस्पायरेशन इन कुछ छोटे मोटे एनिमल्स में देख लिया। इसके बाद जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, और उसको मैं कंटिन्यू करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।